हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ toppercbse.com। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर फर्स्ट के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है। इन पार्ट्स का मीनिंग ये है कि हम अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को इनके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कवर करेंगे। जैसा कि आज का जो अपना कंसेप्ट रहेगा वो रहेगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 आपको नज़र आ रहा होगा और साइड में आपको ये 15 नंबर नज़र आ रहा है। एक्चुअली में ये क्या है, ये आपका टाइमर है। जैसे ही मैं टाइमर स्टार्ट करूँगा आपका टाइम कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि मैं आपको स्टार्टिंग में 15 सेकंड्स दूंगा और आपने उस 15 सेकंड्स में इस क्वेश्चन को पढ़ना है और अपने अकॉर्डिंग जो आपको आंसर लगता है ठीक है उसका आंसर आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि आपका क्वेश्चन कैसा रहता है। तो इससे आपका इंटरेस्ट बना रहेगा और आपको पता भी लगेगा कि आपने कहाँ गलती की थी। तो इसीलिए मैं आपको स्टार्टिंग में टाइम दूंगा सोल्व करने के लिए और बार बार मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं सिंपली नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा और अपना टाइमर स्टार्ट कर दूंगा। तो टाइमर आपने याद रखना है कितने सेकंड का है, 15 सेकंड्स का। तो स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको क्या दिया हुआ है। इफ़ ए ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क इट एक्वायर्स ए पॉजिटिव चार्ज बिकॉज, यानी कि ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब किया है और ग्लास रोड के पास पॉजिटिव चार्ज आ चुका है। इसका रीज़न क्या है? नंबर 1, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, प्रोटॉन्स आर एडिड टू इट, प्रोटॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट, इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू इट। इस तरह से आपने 4 ऑप्शन में से जो बेटर ऑप्शन लगता है उसको आपने चूज करना है। तो जैसे कि मैंने एक बार पढ़ दिया आपको, अब मैं आपका टाइमर स्टार्ट कर देता हूं। अब आपने खुद अपने माइंड से सोचना है कि इसका आंसर कौन सा होना चाहिए। तो जल्दी से आप ए बी सी डी से इस तरह से आप नोट कर सकते हो अपनी कॉपी के अंदर। तो इस तरह से आपका टाइम एंड हो गया। अब आपको मैं इसका आंसर बताता हूं। देखिए, कोई भी बॉडी जब इलेक्ट्रॉन लूज करती है, आपने पढ़ा है इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली बॉडी होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं उनके पास नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ क्या बोला इसने, ग्लास रोड इज रब्ड विद सिल्क इट एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। तो इसमें आपने देखना है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं। तो आपका पहला पार्ट ये जो ऑप्शन है ये आपका ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम इट। प्रोटॉन्स कभी भी ऐड नहीं किए जा सकते क्योंकि जितने भी केमिकल चेंजेस होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, न कि प्रोटॉन। प्रोटॉन न्यूक्लियस में होते हैं और वो ऐसे रहते हैं। तो प्रोटॉन का तो केस कभी आ ही नहीं सकता। फोर्थ केस में बोला इलेक्ट्रॉन्स आर एडिड टू इट, तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव नहीं बनेगा। तो यहाँ इसने बोला है कि पॉजिटिव चार्ज बना है, इसलिए आप समझते हो कि इलेक्ट्रॉन उससे रिमूव हुए हैं। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। टाइमर स्टार्ट आपका। द एग्जिस्टेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन ए बॉडी इंप्लाइज दैट इट हैज़, किसी बॉडी के पास अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि उसने कुछ इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं। तो एक्वायर्ड सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटसाइड, ये वाला ऑप्शन इसमें आएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। लॉस्ट सम ऑफ इट्स प्रोटॉन, बताया था प्रोटॉन ना तो एंटर करते हैं ना लूज होते हैं, वो न्यूक्लियस में सेफ रहते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने पे पॉजिटिव बनता है और प्रोटॉन ले भी नहीं सकता। ये तो प्रोटॉन वाला तो आपने भूल ही जाना है, ऑप्शन बिल्कुल गलत होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज टू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ द चार्ज। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इन दोनों की रेशियो आपने बतानी है। अभी हो सकता है अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 1 इसी सीरीज का नहीं पढ़ा है तो आप कहीं ना कहीं गलती ज़रूर करोगे। मैंने आपको ये बताया था कि जो चार्ज होता है, चार्ज की एसआई यूनिट तो आपको पता है, एसआई यूनिट तो कूलम होती है, बट सीजीएस यूनिट में चक्कर पड़ जाता है। क्या चक्कर पड़ता है? देखो, सीजीएस में इसका फिजिक्स की 2 ब्रांच है जिसमें एक आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एक आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, जिसमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं। तो इस ईएसयू जो होती है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। ईएसयू नाम से पता लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और ये जो ईएमयू होता है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होती है चार्ज की। और
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की जो थ्योरी है वो क्या मानती है कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है, एक्सीलरेट होता है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है। तो इसमें यही पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन क्या करने लग रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनाने लग रहा है, जिसकी वजह से ईएमयू और ईएसयू की जो रेशियो होती है वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है। और आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल सी से, वो होती है 3 × 10⁸ क्योंकि ये दोनों यूनिट्स जो है सीजीएस में काउंट की जाती है। तो यहाँ मीटर की जगह आपने क्या लेना है, सेंटीमीटर लेना है, तो ये बन जाएगी 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। इसके अलावा बाकी ऑप्शन सभी गलत होंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका, एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, ये किसकी यूनिट होती है। टाइमर आपका स्टार्ट है। एम्पियर करंट होता है, आवर आपको पता है टाइम, एम्पियर को टाइम से मल्टीप्लाई किया हुआ है। टाइम अप। अब आपने जो भी ऑप्शन लगाया है आपने चेक करना है कि वो सही है क्या। देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज किया गया उसमें करंट का यूज किया गया। करंट का फॉर्मूला आपने 10th क्लास में पढ़ा है, करंट इज इक्वल टू होता है Q/T। तो इस तरह से Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, I × T। आई यहाँ पर क्या है, आई एम्पियर है, और टाइम जो है वो आवर के अंदर दिया हुआ। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये जो एम्पियर इंटू आवर कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी, चार्ज की इक्विवेलेंट आ जाएगा। और चार्ज को हम बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये केमिस्ट्री में आता है वैसे, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो फाराडेज के लॉज वगैरह आएंगे आपके इलेक्ट्रोलिसिस के, उसके अंदर आता है चार्ज को वहां पर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोला गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ये ठीक होगा। ए श्योर टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इज, जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। टाइम अप। अब आप चेक करो, मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर है वो रिपल्सन होगा, क्योंकि एक न्यूट्रल बॉडी और एक पॉजिटिव बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। क्योंकि आपको पता है न्यूट्रल बॉडी अट्रैक्ट क्यों होती है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी को जब पॉजिटिव के पास लाते हैं तो इसका ये वाला एंड नेगेटिव बन जाता है और दूसरे वाला एंड पॉजिटिव बन जाता है। कौन सी प्रोसेस होती है, इसे बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आप ये देखिए, ये जो नेगेटिव वाला पार्ट इस न्यूट्रल बॉडी का ये नज़दीक है पॉजिटिव के, जिसकी वजह से अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी बजाय की रिपल्सन के। तो इंडक्शन की वजह से न्यूट्रल बॉडी जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव बॉडी से अट्रैक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 6, ए स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट फॉर द पार्टिकल नेचर ऑफ कैथोड रेज इज इट्स एबिलिटी टू। तो कुछ समझ में आया है नहीं आया मैं बता देता हूं आपको। यहाँ पर क्या दिया गया है कि कैथोड रे जो है उसके पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करने वाला सबसे बढ़िया आर्गुमेंट कौन सा है। जैसे प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस, टू कास्ट शेडो, टू गेट डिफ्लेक्शन बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। ये 4 ऑप्शन आपको गिवन है। कैथोड रे आप समझते हो, आपने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी पढ़ी है, उसमें आपने जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, कैथोड रेज बनती है। तो देखो, शेडो कास्ट करने का मीनिंग ये होता है कि जो रेज है वो स्ट्रेट चलती है। डिफ्लेक्शन इसलिए होता है क्योंकि उसके पास कोई ना कोई चार्ज होता है। वैक्यूम में ट्रेवल इसलिए कंसिडर किया जाता है कि हो सकता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में मूव करने लग रही हो। सबसे जो बढ़िया ऑप्शन जो है जो पार्टिकल नेचर को सपोर्ट करता है वो होता है प्रोड्यूस फ्लोरिसेंस। फ्लोरिसेंस क्या होते हैं आपको पता है, जिंक सल्फाइड। जिंक सल्फाइड की जो स्क्रीन होती है, मान लिया ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन के ऊपर जिंक सल्फाइड लगा रखा है। जैसे ही कैथोड रेज इसे टकराएगी तो कैथोड रे टकराएगी तो कैथोड के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे ही जिंक सल्फाइड स्क्रीन से टकराते हैं तो वहाँ पर जो टीनी फ्लैशेज ऑफ लाइट, लाइट के छोटे छोटे फ्लैशेज नजर आते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोरिसेंस। तो फ्लोरिसेंस तभी होता है जब पार्टिकल्स टकराते हैं जिंक सल्फाइड की स्क्रीन से। तो इसलिए कैथोड रे पार्टिकल्स नेचर रखते हैं, यानी कि कैथोड रे पार्टिकल्स की बनी हुई है, तो वो सबसे बढ़िया जो ऑप्शन है ये वाला उसको सपोर्ट करता है। ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आ चुका आपके, जल्दी सोचिए, कुछ समझ में आ रहा है आपको, बता देता हूं थोड़ा सा।
सॉलिड और होलो स्फीयर है, उन दोनों की रेडियस इक्वल है, तो कौन सा चार्ज ज़्यादा होल्ड करेगा? एक सॉलिड स्फीयर है, एक होलो स्फीयर है, दोनों की एक जैसी रेडियस है। इफ द रेडियाई ऑफ सॉलिड एंड होलो स्फीयर आर सेम, विच वन कैन होल्ड ग्रेटर चार्ज? तो होलो पे ज़्यादा चार्ज आएगा, सॉलिड पे ज़्यादा आएगा, या दोनों इक्वल करेंगे, या कोई भी नहीं करेगा? देखो सोचने में ये लगता है कि सॉलिड के पास ज़्यादा मटेरियल है तो उसके पास ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता। इसका जो कंसेप्ट है ये आगे वाले चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। एक कैपेसिटेंस का कंसेप्ट आता है। किसी भी सफियर, ये आपका सफियर है, इस सफियर के पास कितना चार्ज आ सकता है, ये सफियर है, इस सफियर कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, उसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में उसकी कैपेसिटेंस। उसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो कैपेसिटेंस होती है किसी भी सफियर की, ये डायरेक्टली डिपेंड करती है रेडियस ऑफ द सफियर पर। ये आपने ध्यान रखना है। अब सफियर कैसा है, होलो है या सॉलिड, इस पे डिपेंड नहीं करता है। सफियर की रेडियस कितनी है, जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ही चार्ज वो होल्ड कर सकता है। तो चाहे आपका सॉलिड हो चाहे होलो, अगर दोनों की रेडियस इक्वल है तो दोनों की कैपेसिटेंस भी बिल्कुल इक्वल मिलेगी। इसका मीनिंग ये हुआ कि बोथ विल होल्ड इक्वल चार्ज। इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? सी। व्हेन ए सोप बबल इज चार्ज्ड, एक सोप बबल को जब चार्ज किया जाता है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स, इट एक्सपेंड्स, इट डज नॉट अंडरगो एनी चेंज, इट ब्रस्ट। इसमें आपने देखना भी कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है आपको। तो ये देखिए, ये आपके पास एक सोप बबल है और सोप बबल को हमने मान लो पॉजिटिव चार्ज दे दिया, तो वो पॉजिटिव चार्ज पूरे इसके सफियर के ऊपर मान लो डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये। अब आपको पता है पॉजिटिव को पॉजिटिव रिपेल करता है, तो रिपेल करेगा तो क्या होगा? सोप बबल एक्सपेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, इसका सरफेस एरिया बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें जो बेटर ऑप्शन होगा वो होगा आपका इट एक्सपेंड्स, सेकंड वाला। देखो काफ़ी बच्चे ये सोचते होंगे ये ब्रस्ट हो जाएगा, बट ब्रस्ट तो बाद की बात है, पहले एक्सपेंड होगा उसके बाद ब्रस्ट होगा। तो ज़्यादा बेटर कौन सा रहेगा? इट एक्सपेंड वाला। लाइटनिंग रोड्स आर मेड अप ऑफ, लाइटनिंग रोड्स किसकी बनी होती है? अब काफ़ी बच्चे जानते होंगे लाइटनिंग रोड क्या होती है, वैसे तो 6th-7th क्लास में ही आ जाता है लाइटनिंग रोड। सोचिए जल्दी से। तो इसके फंक्शन का आपको पता है तो आप इसका मटेरियल भी क्या होगा अंदाज़ा लगा सकते हो। लाइटनिंग रोड्स क्या होती है? ये जो बड़ी बिल्डिंग्स होती है, बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर यहाँ पर कुछ ऐसे त्रिशूल की तरह एक मेटल लगा दिया जाता है, जिसमें इस तरह से ऊपर की तरफ इस तरह से 3 अलग अलग इसके सिरे बना दिए जाते हैं, एंड बना दिए जाते हैं। ये सब मेटल के होते हैं और ये आगे से यहाँ नुकीले होते हैं। तो देखो मेन पर्पस क्या होता है, ऊपर से जो क्लाउड है लाइटनिंग के टाइम, तो क्लाउड आपको पता है हैवीली चार्ज होती है, बहुत ज़्यादा चार्ज होता है इनके पास। तो इस चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर का यूज़ किया जाता है। तो इससे होता क्या है कि जब ये पॉजिटिव क्लाउड इसके पास आती है तो यहाँ की बीच की जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है, और एयर के आयनाइज होने की वजह से जो एयर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पॉजिटिव क्लाउड से कंबाइन हो जाएंगे, और जो पॉजिटिव पार्ट होगा एयर के आयनाइज होने के बाद में वो इस लाइटनिंग कंडक्टर के जरिए कहाँ चला जाएगा? लाइटनिंग कंडक्टर से होता हुआ ये अर्थ में चला जाएगा। तो यानी कि आप समझ रहे हो कि चार्ज को आपने क्लाउड से लेकर और अर्थ तक मूव करवाना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइटनिंग कंडक्टर किसका बना हो? मेटल का बना हो। तो आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें आएगा। ये वही क्वेश्चन है, सेम उसी तरीके से आपने अपने आप सोचना है। लाइटनिंग कंडक्टर प्रोटेक्ट ए बिल्डिंग बाय, एक बिल्डिंग को लाइटनिंग कंडक्टर कैसे प्रोटेक्ट करता है? तो जस्ट मैंने अभी बताया था आपको। तो उम्मीद करता हूँ आपने सोच लिया ऑप्शन कौन सा होगा। इसका ऑप्शन आएगा 1, क्योंकि जो हैवी क्लाउड्स होती है ऊपर जिस पे चार्ज बहुत ज़्यादा होता है, उनके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है थ्रू द आयोनाइजेशन ऑफ द एयर, या डायरेक्ट उसके चार्ज को अर्थ में सेंड कर दिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 आएगा। इन इंडक्शन द चार्ज इंड्यूस्ड इन द इनर सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इज नियर सरफेस। किसी भी डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग आपने याद रखना है। 2 तरह के मटेरियल होते हैं, एक तो होते हैं कंडक्टिंग, एक होते हैं नॉन कंडक्टिंग। तो आप फिलहाल वाले एग्जाम्पल के अंदर आप समझ सकते हो कि डाइलेक्ट्रिक यहाँ एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के लिए लिया गया है। तो इंडक्शन से जो चार्ज बनेगा एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी के ऊपर, वो कैसा बनेगा? सोचिए आप जल्दी से।
कुछ आइडिया लगा आपको? नहीं लगा तो मैं बता देता हूँ। मैंने मेरे पीछे वाले लेक्चर्स में एक कॉन्सेप्ट बूस्टर बताया भी था कि एक मेटल ही ऐसा केस होता है जिसमें अगर मान लो ये आपकी एक चार्ज रोड है, पॉजिटिव चार्ज, और ये एक मेटल बॉडी है, तो अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज है तो मेटल वाले केस में यहाँ जो इंडक्शन होगा, इंडक्शन की वजह से यहाँ इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है, सिर्फ मेटल के केस में। इसके अलावा जितने भी मटेरियल्स होते हैं उनके पास ये वाला जो चार्ज होगा ये हमेशा इंड्यूस करने वाले चार्ज से कम होगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि अपोजिट तो होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इसमें ऑप्शन आएगा थर्ड, लेसर एंड डिसिमिलर, यानी कि मेटल के अलावा इसके अलावा कोई भी, यहाँ पर बोला गया डाइइलेक्ट्रिक, तो डाइइलेक्ट्रिक के लिए ये वाला जो चार्ज होगा इंड्यूस करने वाले चार्ज से हमेशा कम मिलेगा। तो लेसर एंड डिसिमिलर, डिसिमिलर का मीनिंग अपोजिट चार्ज। हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये देखता हूं आप में से कौन इसको सोल्व कर सकता है। वैसे तो टाइम ज़्यादा देना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए, बट कोई बात नहीं। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं बता देता हूँ। इसमें कंफ्यूज होते, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे कौन सा रिपल्सन कर रहा है, कौन अट्रैक्ट कर रहा है। देखो यहाँ पर इसने ये बताया कि 5 बॉल्स हैं, 5 बॉल है 1 to 5। इसमें ये बताया कि बॉल नंबर 1 और 2, 2 और 4 और 4 और 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करने लग रही है। इसका मीनिंग वो अपोजिटली चार्ज हो सकती है। वाइल 2, 3, 4, 5 शोज रिपल्सन। तो बॉल 1 पे चार्ज कैसा होना चाहिए? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, या वो मेटल की बनी होनी चाहिए। ये आपने देखना है कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। देखो ये बॉल नंबर 1, ये बॉल नंबर 2, ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि ये पॉजिटिव है और ये वाला पार्ट नेगेटिव है, क्योंकि दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखो ये बोला गया बॉल 1, 2 अट्रैक्ट करने लग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 and 4, तो देखो ये 2, ये 4, तो 2 को तो आपने ऊपर पॉजिटिव मान लिया, तो वैसी बात यहाँ भी पॉजिटिव लेना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 4 नेगेटिव होना चाहिए, तभी अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये देखिए 2 को 4 अट्रैक्ट करने लग रहा है। अब वापस देखते हैं, यहाँ आते हैं 4, 1, 4 से 1, 4 और 1 के बीच में। अब देखो 1 कैसा बनेगा? नेगेटिव। 4 कैसा बनेगा? नेगेटिव। नेगेटिव को नेगेटिव रिपेल करेगा, अट्रैक्ट थोड़ा ना करेगा। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होगी ना कि जो 4 है या फिर 1, दोनों में से कोई न्यूट्रल हो सकता है। अभी तक हम ये नहीं कह सकते कि 1 वाला न्यूट्रल है। आपने माइंड में रखना है नेगेटिव बॉडी हो चाहे पॉजिटिव हो, न्यूट्रल बॉडी नेगेटिव की तरफ भी अट्रैक्ट होती है और पॉजिटिव की तरफ भी अट्रैक्ट होती है। अब इसने क्या बोला है? 4 और 1 अट्रैक्ट होने लग रहे हैं, तो इसका मीनिंग ये है कि या तो 1 पे कोई चार्ज नहीं है या फिर 4 पे कोई चार्ज नहीं है। अब इन दोनों में से कोई न्यूट्रल है। अब दोबारा देखते हैं 2 and 3, ये 2 और 3 ये एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो 2 आपका पॉजिटिव है और 3 आपका फिर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तभी रिपेल करेंगे। और फिर ये क्या कह रहा है? 4 and 5 आल्सो शो रिपल्सन। जो 5 है, 4 और 5 ये भी रिपेल करने लग रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं। तो देखो यहाँ क्लियर हो जाता है कि 4 न्यूट्रल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 4 को 5 रिपेल करने लग रहा है। देखो क्लियर दिया हुआ है 4 and 5 शोज रिपल्सन। तो 4 और 5, अगर 4 न्यूट्रल होता तो 5 को अट्रैक्ट करता। इसका मीनिंग क्या है कि 4 वाला पॉइंट ठीक है, 4 नेगेटिव मिलेगा, ठीक है ना, और 5 भी क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन बच गया? आपका पास एक ही ऑप्शन बचा है कि 1 को आप क्या लेके चलोगे? न्यूट्रल लेके चलोगे, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा? थर्ड। इसको बड़े ध्यान से समझना आपको। उसके बाद में देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रोस्कोप प्रोड्यूसेस इन सराउंडिंग स्पेस। इलेक्ट्रोस्कोप पे जो इलेक्ट्रिक चार्ज इकट्ठा हो जाता है वो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस करता है? सोचना आपने, बताइए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नाम से पता लगता है, जिसमें चार्ज रेस्ट में होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा है, मैग्नेटिक फील्ड तो हमने पढ़ा ही नहीं। और मेरे लेक्चर नंबर 1 के सबसे पहला ही पॉइंट ये है कि कोई भी जो चार्ज रेस्ट में होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। चार्ज यूनिफॉर्मली मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। और चार्ज जब एक्सीलेट होता है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाता है, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो यहाँ पर जो आपका है इलेक्ट्रोस्कोप का कॉन्सेप्ट आया हुआ है। इलेक्ट्रोस्कोप पे चार्ज रेस्ट में होता है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आएगा 3।
उसके बाद में नेक्स्ट अपने आप देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज इन यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूसेस, इलेक्ट्रिक चार्ज मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करने लग रहा है वो। तो ऐसे केस में जब कोई भी चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है तो वो इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक दोनों फील्ड बनाता है, ये आपने ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब जितने भी क्वेश्चन है उसकी ऑप्शन आप अपनी कॉपी में जरूर लिखेंगे और लास्ट में कमेंट में मुझे बताएंगे कि आपके इसमें कितने क्वेश्चंस ठीक आए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, टाइम स्टार्ट होता है अभी आपका, चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक लगेगा। जस्ट अभी डिस्कस किया है कुछ सेकंड पहले ही। इसमें आएगा एन एक्सीलेटेड चार्ज ओनली। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इसमें कॉन्सेप्ट बनता है। इसमें आपने देखना है कि क्या है, पहले आप खुद ट्राई कीजिए। एक बात बता देता हूँ आपको मैं, जैसे यहाँ क्या गिवन आपको क्वेश्चन नंबर 8 गिवन आ गया है ना, अभी इससे पहले नंबर अलग था, बीच में नंबर गायब होने लग रहे हैं। तो एक्चुअल में क्या है कि आप मेरी वेबसाइट toppercbse.com पे विजिट करोगे तो वहाँ पर ये सभी क्वेश्चंस आपको लाइव मिलेंगे वहाँ पर। यहाँ तो मैंने टाइमर लगा रखा है, वो अलग चीज़ है, ये तो आपको समझाने के लिए। आप लाइव भी इस क्विज़ को प्ले कर सकते हो, उसमें आपको एग्जैक्ट पता लगेगा कि आप पे कितने मार्क्स आए हैं, कितने टाइम में आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं, और एक्सप्लेनेशन भी साथ में गिवन मिलेगी आपको। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस बीच में छोड़ दिए हैं क्योंकि सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता ही दूंगा तो आप अपने आप को जज नहीं कर पाओगे। मैंने वही क्वेश्चंस यहाँ लिए हैं जो मुझे लगा कि ये मुझे एक बार आपको ज़रूर बताने चाहिए, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको नॉर्मली हम ध्यान में नहीं देते हैं, कॉन्सेप्ट छूट जाते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज्ड एंड द लीव्स आर ऑब्जर्व टू डाइवर्ज बाय सर्टेन अमाउंट। देखो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज किया तो देखा गया कि उसकी लीव जो है वो डाइवर्ज हो गई। ठीक है, ये बात देखो गोल्ड लीफ आपको पता है कैसा होता है, ये थोड़ा सा बना देता हूँ आपको मैं। ऐसे कुछ आपने बुक में देखा होगा, इस तरह से एक कंटेनर होता है और इस कंटेनर में यहाँ पर ये मेटालिक रोड होती है और इस मेटालिक रोड पर यहाँ ऐसे स्ट्रिप गोल्ड लीफ लगी होती है। ठीक है, और इसका यहाँ पर भी क्या ये इसका टॉप होता है, कंडक्टिंग होता है ये वाला। अब जैसे ही आप क्या करोगे, चार्ज करेंगे, इसको चार्ज करेंगे तो ये क्या कहता है, डाइवर्ज हो जाएगी। तो ऑब्वियस ही बात है, मान लेते हैं कोई भी चार्ज आपकी मर्जी है, मान लेते हैं इसको मैंने पॉजिटिव ग्लास रोड से टच कर दिया, जैसे इसको टच करोगे तो इस पॉजिटिव चार्ज वो ट्रांसफर हो जाएगा इस मेटालिक वायर से और कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा गोल्ड लीव्स के पास। और आपको पता है गोल्ड लीव्स फिर क्या करेगी, एक दूसरे को रिपेल करेगी तो डाइवर्ज हो जाएगी। अब क्या बोल रहा है, ए बीम ऑफ एक्स रे इज अलाउड टू फॉल ऑन इलेक्ट्रोस्कोप फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब ये कह रहा है कि यहां से हमने क्या किया, हमने एक्स रेज की बीम इस इलेक्ट्रोस्कोप पे डाली। यहां पर जैसे ही हम एक्स रेज पे डालेंगे तो इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, देर विल बी नो चेंज इन डाइवर्जेंस ऑफ द लीव्स, लीव्स उतनी की उतनी डाइवर्ज रहेगी। द लीव विल डाइवर्ज फर्दर, लीव और ज़्यादा डाइवर्ज हो जाएगी, यानी कि इन पे और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। द गोल्ड लीव विल मेल्ट, गोल्ड मेल्ट हो जाएगा, यानी कि इसे हीट वगैरह बनेगी, उसे मेल्ट हो जाएगा। या फिर द लीव्स विल कोलैप्स, लीव्स एक दूसरे के पास आ जाएगी। अब आपने सोचना है कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर आप आइडिया नहीं लगा पाओगे, आप थोड़ा आइडिया लगाइए, मैं टाइमर स्टार्ट कर देता हूँ। बनी बात? नहीं बनी सर, कोई बात नहीं। देखो इसमें ये एक्चुअली बनेगी भी नहीं क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट है। एक्स रेज जो होती है, एक्स रेज हाईली एनर्जेटिक रेज होने की वजह से ये क्या करेगी, इस जगह पे जो एयर होगी उसको आयनाइज करेगी, जो एयर है उसको आयनाइज करेगी। और एयर को जैसे आयनाइज करेंगे तो आपको पता है एयर के अंदर जो मोलिक्यूल्स है वो टूट जाएंगे, आयन्स बनाएंगे, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बनेंगे, नेगेटिव आयन मीन इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। और जैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ क्रिएट हो जाएंगे इस एरिया के अंदर, पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो जाएंगे, तो आपको पता है अभी आपकी गोल्ड लीफ कैसी थी, पॉजिटिवली चार्ज थी, तो जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इनके तरफ अट्रैक्ट होंगे और नेगेटिव एयर की वजह से
और पॉजिटिव गोल्ड लीफ के ऊपर जो अवेलेबल है, ये दोनों न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। न्यूट्रलाइज होने की वजह से जो लीव्स है वो वापस कैसे आ जाएगी, अपनी स्टार्टिंग वाली कंडीशन में आ जाएगी। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। इसका रीजन क्या पता लगा आपको कि एक्स रेज आयोनाइज करती है एयर को, जिसकी वजह से पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। अगर आपकी लीव्स के पास पॉजिटिव है तो एयर के अंदर नेगेटिव पार्ट उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर आपकी गोल्ड लीव्स ऑलरेडी नेगेटिव है तो एयर का जो पॉजिटिव पार्ट है वो उसको न्यूट्रलाइज करे। दोनों ही केस में जितना भी चार्ज गोल्ड लीव्स के पास होगा वो न्यूट्रलाइज होगा, जिसकी वजह से लीव्स जो है वो आपस में कोलैप्स हो जाएगी। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट था, याद भी रहेगा आपको। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। ए वेरिएबल प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड इलेक्ट्रोस्कोप आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ए बैटरी, द रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप वुड बी डिक्रीज बाय। देखो इसने क्या बताया है कि ये कह रहा है कि एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक बार आपको समझ में नहीं आएगा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअल में क्या होता है, दो प्लेट्स होती है और दोनों को आमने सामने रखा होता है कुछ इस तरह से। ये दो प्लेट्स हैं, इनका एरिया ए मानते हैं और दोनों के बीच का जो गैप है वो डी मानते हैं। इन प्लेट्स का काम भी क्या होता है, चार्ज को होल्ड करता है। तो ये कैपेसिटर, इनको बोलते हैं कैपेसिटर। तो कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस होती है सी, उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है ना। अब देखो कैपेसिटेंस डिक्रीज करने का मीनिंग है कि ये चार्ज कम होल्ड करेंगे, कैपेसिटेंस इंक्रीज करने का मीनिंग है कि चार्ज ज़्यादा होल्ड करेंगे। जैसे एक बर्तन होता है, बर्तन की का साइज है, उस वो क्या डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है कि उस बर्तन में कितना लिक्विड आ सकता है। तो वही बात यहाँ है, कैपेसिटेंस एक तरह से मान सकते हैं कि जैसे एक बर्तन होता है वो कितना अपने अंदर लिक्विड होल्ड कर सकता है, तो वो उसकी कैपेसिटेंस होती है। इसी तरह से ये जो दो प्लेट्स हैं इनकी एबिलिटी है कि ये चार्ज को स्टोर कर सकती है। एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज बन जाएगी, दूसरे वाली नेगेटिव चार्ज, इस तरह से चार्ज को स्टोर कर सकती है। तो कितनी कैपेसिटेंस है यानी कि कितना चार्ज स्टोर कर सकती है, वो डायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया पे। एरिया बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ठीक है ना। अगर दोनों के बीच का गैप कम होगा तब भी कैपेसिटेंस बढ़ेगी। ठीक है ना। अब ये देखो क्या कह रहा है, इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के साथ में इलेक्ट्रोस्कोप को भी जोड़ दिया पैरेलली। ठीक है ना। अब क्या होगा कि इलेक्ट्रोस्कोप के पास चार्ज की वैल्यू कम या ज़्यादा कब होगी, द रीडिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप वुड बी डिक्रीज्ड बाय। कैसे कम की जा सकती है, प्लेसिंग ए ब्लॉक ऑफ पैराफिन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच में पैराफिन को रख दें, उस केस में देखेंगे कि क्या असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। डिक्रीजिंग द डिस्टेंस, डिस्टेंस को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, तो ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा, ये ज़्यादा चार्ज स्टोर करेगा तो इलेक्ट्रोस्कोप पे रीडिंग भी ज़्यादा बढ़ेगी। डिक्रीजिंग द बैटरी पोटेंशियल, यानी कि जिनसे इनको कनेक्ट किया हुआ दोनों को, इलेक्ट्रोस्कोप को और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को, इन दोनों को जिस बैटरी से कनेक्ट किया है उसकी पोटेंशियल कम कर दें। तो पोटेंशियल करेंगे तो वैसी बात है ये चार्ज कम स्टोर करेगी, तो इलेक्ट्रोस्कोप के पास भी चार्ज कम स्टोर होगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्कोप की रीडिंग कम हो जाएगी। तो ये वाला ऑप्शन जो है ये इसमें आएगा, थर्ड ऑप्शन। एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी, फोर्थ ऑप्शन भी इसमें नहीं आएगा, तो इसका आएगा थर्ड ऑप्शन। तो मैंने आपको टाइम नहीं दिया, मैंने खुद ही बता दिया क्योंकि थोड़ा हटके था इसलिए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है, स्टैटिक का मीनिंग चार्ज रेस्ट में होता है। तो आपने देखा था कि दो बॉडीज को रब करते हैं तब भी चार्ज उस पर दो बॉडीज पे इकट्ठा हो जाता है, वो रेस्ट में रहता है। इंडक्शन से भी आपने नॉन कंडक्टिंग बॉडीज के ऊपर चार्ज इंड्यूस किया था, वो भी रेस्ट में रहता था। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें ठीक लग रहे हैं मुझे, इसमें ए ऑप्शन आ जाएगा। फ्रिक्शन से बोला है इसने, तो ठीक है फ्रिक्शन भी ठीक है, बट जब दोनों ऑप्शन आए हुए हैं फ्रिक्शन एंड इंडक्शन, तो ये वाला ज़्यादा बेटर है। केमिकल रिएक्शन ओनली नहीं, ये वाला इसमें ज़्यादा बेटर आएगा, फ्रिक्शन एंड इंडक्शन बोथ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24। तो इस तरह से आपने देखे कि किस तरह से आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं, जिसमें आपने कवर किया पार्ट फर्स्ट, जिसमें हमने स्पेशली कवर किए हैं चार्जेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के कॉन्सेप्ट्स को। तो उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 20 में, जिसमें हम लेके आएंगे एमसीक्यूज एक नए कॉन्सेप्ट के, जिसमें नया कॉन्सेप्ट होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में।